वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम कोज़र की कॉन्फ्लिक्ट थियरी करेंगे और आपको मूलतः कोज़र की जब हम बात करते हैं तो आपको मूलतः ये ध्यान रखना है कि कोज़र ने संघर्ष के सिद्धांत में इसके प्रकार्यात्मक स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कोज़र के अनुसार संघर्ष समाज के लिए अनिवार्य है और उसके प्रकार्यात्मक पक्ष पर इन्होंने अपने विचार विस्तार से रखे हैं। इनका ये मानना है कि सामाजिक जीवन के विकास के लिए संघर्ष जो है एक सहायक प्रक्रिया है और इसी बात को हम विस्तार से करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी। कोज़र का संघर्षवाद। कोज़र ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक स्वरूप स्पष्ट किया है। कोज़र ने सामाजिक संघर्ष की व्यवस्था अपनी पुस्तक के अंदर उस पर विस्तार से लिखा है। कोज़र ने समूह के आंतरिक संघर्ष एवं विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष की व्याख्या की है। यानी इन्होंने कहा कि संघर्ष जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक तो समूह के अंदर भी हो सकता है और दो समूहों के बीच भी हो सकता है। उनके अनुसार संघर्ष सामाजिक जीवन के विकास में सहायक प्रक्रिया है। यही बात यदि हम देखें तो डार्विन जब कहते हैं कि समाज का विकास होता है, मनुष्य के शरीर का जो विकास हुआ वो संघर्ष के कारण हुआ, और इसी बात को जब समाज के संदर्भ में स्पेंसर कहते हैं तो उनका भी यही मानना था कि संघर्ष के कारण ही समाज का विकास होता है। तो स्पेंसर भी कहीं ना कहीं उसके प्रकार्यात्मक पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और यही बात हमें कोज़र में भी दिखाई देती है। कोज़र के अनुसार संघर्ष सदैव कोई विघटनकारी प्रक्रिया हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा ये अव्यवस्था उत्पन्न करती हो, समाज को विघटित करती हो, इसका परिणाम सदैव विघटनकारी होगा ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। समूह के निर्माण में संगठन और संघर्ष दोनों का ही महत्व होता है। अगर आप थोड़ा सा कुछ सालों पूर्व जाते हैं और जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सामाजिक प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत आपको पढ़ाया गया था कि समाज में अनिवार्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है और एक असहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। सहयोगात्मक प्रक्रिया को हम संगठनात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं और असहयोगात्मक को हम असंगठनात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजशास्त्रियों का ये मानना रहा है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर केवल हमें सहयोग देखने को मिले या केवल संघर्ष देखने को मिले। अतः संघर्ष प्रत्येक समाज के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम कोज़र के ही शब्दों में यदि कहें, इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेसिफिकली जो कोज़र ने कहा, यदि हम उसकी ही बात करें तो संघर्ष कुछ मात्रा में आवश्यक रूप से अकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह के निर्माण तथा सामूहिक जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक तत्व है। आप इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जब बच्चे का समाजीकरण करते हैं और समाजीकरण में हम अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को संघर्ष करना सिखाते हैं। जैसे कि हम बच्चे को प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं। जब वो किसी खेल में भागीदारी करता है, कक्षा में पढ़ाई करता है, तब भी हमें लगता है कि हम बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं। कक्षा में प्रथम आना, इतने परसेंटेज लाना, गेम में पार्टिसिपेट करना है, ट्रॉफी लाना, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा किसका, कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ये संघर्ष का स्वरूप है। तो कोज़र कहते हैं समाज के विकास के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष का होना अनिवार्य है। और एक और आप बात देखिए, अपने जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होता मनुष्य विकास नहीं करता। मनुष्य को सामाजिक क्रिया करने के लिए संघर्ष ही प्रेरित करता है। और अब तक जितने भी आपने सिद्धांत पढ़े हैं, हर सिद्धांत के अंदर आपने यही पढ़ा है कि मनुष्य के अपने हित, अपने स्वार्थ होते हैं, और जब उन हित और स्वार्थों की पूर्ति में जब कोई अड़चन उत्पन्न होती है, जब कोई उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है तो वह क्या करता है? वो संघर्ष करता है। और संघर्ष की मात्रा कम या ज़्यादा ये उसके ऊपर निर्भर करती है कितना अधिक व्यवधान है। तो कोज़र यहाँ पे बहुत सही बात कहते हैं कि समाज के अंदर यदि जो संघर्ष पाया जाता है वह अनिवार्य है। बिना संघर्ष के समाज का विकास हमारे को थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। इसके लिए समाज की निरंतरता के लिए यह एक आवश्यक तत्व है। और इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कोज़र संघर्ष की प्रकृति की चर्चा करते हैं। कोज़र के विचार में संघर्ष वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी। जब समूह के लोग
सामाजिक स्थितियों, शक्तियों, साधनों एवं सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं तो वह वास्तविक संघर्ष होता है। किंतु जब केवल संघर्ष के लिए ही संघर्ष किया जाता है यह अवास्तविक होता है। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा, मनुष्य समाज में, जब मानव समाज में रहता है तो दो प्रकार के संघर्ष होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा मकान, और जब उसे रोटी कपड़ा मकान प्राप्त हो जाता है तो उसकी द्वैतिक इच्छाएं जो हैं उनको जब वो प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसके अंदर संघर्ष होता है। इस संघर्ष को कोज़र ने वास्तविक संघर्ष कहा है। जब हम अपने सुख सुविधा के साधन प्राप्त नहीं कर सकते, मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं को हम जब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो संघर्ष उत्पन्न होता है वह संघर्ष वास्तविक संघर्ष है। लेकिन उन्होंने कहा एक अवास्तविक संघर्ष भी होता है, यानी संघर्ष के लिए संघर्ष करना। यहाँ शायद कोज़र हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर जब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं तब मनुष्य चूंकि आदतन और उसका समाजीकरण इस प्रकार से हुआ है तो वह संघर्ष के लिए भी संघर्ष करता है। तो ऐसी स्थिति को कोज़र ने अवास्तविक संघर्ष कहकर संबोधित किया है। कोज़र ने संघर्ष की उत्पत्ति में दो कारकों का योगदान माना है, एक तो विरोधी वस्तु अर्थात व्यक्ति और दूसरा विरोधी या आक्रमण का आवेग। संघर्ष सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है जो घनिष्ठता में प्रकट होता है, क्योंकि यहाँ जहाँ घनिष्ठता होती है वहीं सहयोग और विश्वास भी होता है। वहाँ अपने तनावों और संघर्षों को प्रकट करने में कोई किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अन्य समूहों से संघर्ष किसी समूह की आंतरिक एकता में वृद्धि करता है। जो संघर्ष आदर्शों और विचारों का होता है उसे अवैयक्तिक कहा जाता है, लेकिन जिन समूहों के सदस्यों में परस्पर घनिष्ठता और निकट संबंध अधिक होते हैं उनमें संघर्ष भी अधिक पाए जाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अपन अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से समझे कि संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक वैयक्तिक और दूसरा अवैयक्तिक। वैयक्तिक प्राथमिक समूह में होगा, उस समूह में होगा जहां आपके संबंध आंतरिक होते हैं, जहां पर आपके संबंधों में घनिष्ठता होती है, और वहां पर क्या होता है, कोज़र ने समझाने का प्रयास किया है कि जहां प्रेम अधिक होता है वहां विश्वास भी बहुत अधिक होता है, और जहां प्रेम और विश्वास बहुत अधिक होता है वहां अपेक्षाएं भी बहुत अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में जरा सा भी किसी प्रकार की अपेक्षा का जब पूर्ण नहीं होती, छोटी सी छोटी अपेक्षा की अपूर्णता पर व्यक्ति संघर्ष कर लेता है। आप देखेंगे बचपन में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए परिवार के अंदर सिबलिंग्स के अंदर हमें संघर्ष दिखाई देता है, मित्रों में हमें संघर्ष दिखाई देता है, पारिवारिक संघर्ष हमें दिखाई देते हैं। यह किस प्रकार के संघर्ष है? ये वैयक्तिक संघर्ष के उदाहरण हैं। इन्होंने कहा जब अवैयक्तिक संघर्ष होता है तो उसका प्रकार्यात्मक परिणाम क्या निकलता है? प्राथमिक समूह में या दोनों समूहों के आंतरिक एकता अधिक हो जाती है, और दो समूहों में हमें संघर्ष आदर्शों में विभिन्नता के कारण दिखाई देता है, हमारे दृष्टिकोण में विविधता होती है तो हमें दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे संघर्ष जो है ये विचारों और आदर्शों की विविधता के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये संघर्ष समाज के लिए प्रकार्यात्मक हो जाते हैं, क्योंकि समूह के अंदर आंतरिक एकता को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम कोज़र को देखते हैं। कोज़र ने संघर्ष को समाज के लिए प्रकार्यात्मक बतलाया। संघर्ष की प्रकृति करते वक्त की चर्चा करने में वे बताते हैं संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक इन्होंने कहा वास्तविक होता है, एक अवास्तविक होता है। फिर उन्होंने कहा संघर्ष वैयक्तिक हो सकता है, अवैयक्तिक हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आज संक्षेप में कोज़र को समझने का प्रयास किया है, और आप ये सभी समझ लीजिए कोज़र का सिद्धांत परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। टिल टुमारो।